Dear students, hello my friends, welcome back to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट मीन्स ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। स्टूडेंट, जैसे ईमेल राइटिंग होता है, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि लेटर राइटिंग भी दो प्रकार का होता है, फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो ईमेल राइटिंग भी उसी तरीके से फॉर्मल ईमेल राइटिंग होता है और इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग होता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको ये एग्जांपल पढ़ाऊँ ईमेल राइटिंग का, आपको मैं ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट बता देता हूँ। इसमें फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, दोनों का लगभग सेम ही होता है जो फॉर्मेट है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ्रॉम लिखना होता है आपको। अब फ्रॉम में मतलब राइटर या सेंडर, यानी जो ईमेल लिखने या भेजने वाला है उसकी ईमेल आईडी आती है। और टू का मतलब होता है, टू में आप जिसको भेज रहे हो, यानी जो रिसीवर है उसका ईमेल आईडी आता है। स्टूडेंट्स, फ्रॉम और टू के बाद कभी कभी आपको यहाँ सीसी भी देखने को मिल सकता है। सीसी का मतलब होता है कोई दूसरा रिसीवर अगर है, मान लो इसी ईमेल को किसी दूसरे रिसीवर को भेजना है तो उसका भी ईमेल आईडी यहाँ पे आता है, यहाँ सीसी लिख करके कभी कभी आता है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे टू के बाद कॉलम है, फ्रॉम के बाद कॉलन लगा है साइन, वैसे सीसी के बाद भी कॉलन लगा के उसका ईमेल आईडी लिखना होता है। तो आप समझ गए होंगे, फ्रॉम मतलब भेजने वाले का ईमेल आईडी और टू का मतलब जिसको जा रहा है, यानी रिसीवर, जिसको हम भेज रहे हैं, जो प्राप्त करेगा। और सब्जेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन अबाउट बैड रिजल्ट इन फर्स्ट एग्जाम लिखा है ना, फर्स्ट टर्म एग्जाम, ये क्वेश्चन में से देख करके आपको जो मुद्दा होता है वो लिखना होता है। तो सब्जेक्ट के बाद कॉलन दे करके, और ये 3, 4, 5 वर्ड से ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए। एक दो शब्द ज़्यादा भी होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। तो फ्रॉम आएगा, टू आएगा और कभी कभी सीसी आएगा। और सीसी के बाद आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब मुद्दा क्या है ईमेल लिखने का। और उसके बाद ये आपका सैल्यूएशन वर्ड आता है, ग्रीटिंग वर्ड्स, जिसको कि आप डियर, जैसे यहाँ पापा या फादर लिखा है तो हो सकता है डियर अंकल, डियर आंट, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, कुछ भी हो सकता है यहाँ। और अगर आप फॉर्मल ईमेल राइटिंग लिख रहे हैं तो वहाँ रिस्पेक्टेड सर या मैडम हो सकता है, इस तरीके का कोई वर्ड आ सकता है। और स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे ये बॉडी ऑफ द ईमेल है। तो बॉडी ऑफ द ईमेल में 1, 2, 3, 4, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ, कभी कभी 4 पैराग्राफ्स तक लिख दिया जाता है। तो ये बॉडी है ईमेल की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बॉडी ऑफ द ईमेल में जो फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ हमें लिखना चाहिए, हो सके तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही करना चाहिए, सेकंड भी कर सकते हैं आप। फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन और पर्पज ऑफ द ईमेल लिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मैंने ये लिखा है, इसमें इंट्रोडक्शन कराते हुए पर्पज क्या है ईमेल लिखने का वो बता दिया है। और उसके बाद के जो पैराग्राफ्स हैं छोटे छोटे, ये 2-3 लाइन के, तो उसमें हमें कंक्लूजन दिखा देना चाहिए, जो 2 से 3-4 लाइन के बीच में ही होना चाहिए। हालांकि यहाँ 5 हो गया है तो 1-2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये आपका जो है, यहाँ पे आप क्लोजर वर्ड्स में, जैसे आप जानते हैं, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स अफेक्शनेटली मैंने यहाँ लिखा है। तो इस तरीके के वर्ड यहाँ पे आते हैं क्लोजर में। और इसके बाद ये जो नाम है, अर्थात जो लिखने वाला है उसका नाम आ गया है यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे एक लड़का अपने पापा को ईमेल कर रहा है और उसका बैड रिजल्ट आया है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में, तो अनूप सिन्हा करके मैंने उसका नाम डाल दिया है। तो यहाँ पे जब भी बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं तो नाम अक्सर, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं है तो यहाँ पे आप XYZ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और इसके ठीक नीचे, क्लोजर के ठीक नीचे अटैचमेंट भी आता है कभी कभी। तो अटैचमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कॉपी ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, लेटर हुआ, फोटो आईडी, इस तरीके का चीज़ें अटैचमेंट की जाती हैं। तो आई होप कि आप ये फॉर्मेट तो समझ गए होंगे ईमेल राइटिंग का। मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि फ्रॉम में जब भी लिखेंगे कॉलन, ये साइन लिखेंगे, और जो भेज रहा है, यानी जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखते हैं कि योर फादर इज ऑन ए बिजनेस टूर, आपके पापा एक बिजनेस टूर पर हैं। राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखिए टू योर फादर, अपने पापा को, टेलिंग हिम, उनको बताइए, वाई यू कुड नॉट डू वेल इन द फर्स्ट टर्म एग्जाम, कि आप फर्स्ट टर्म एग्जाम में क्यों नहीं अच्छा कर सके।
तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुई है लड़के की, शायद उसमें उसके बैड रिजल्ट आए हैं या फिर फेल हो गया है, तो कुछ भी है, तो तभी तो ये बात लिखी है कि अच्छा नहीं कर पाया। तो ठीक है, तो लड़के का मैंने ईमेल आईडी sinha123@gmail.com लिख दिया। तो स्टूडेंट ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे नाम कुछ भी नहीं दिया है, तो आप कुछ भी नाम यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सिन्हा लिख दिया, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्वरूप, संजय, कुछ भी है छोटा सा करके, फिर 123 ये नंबर भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, @ और उसके बाद जीमेल मैंने लिखा है, तो आप यहाँ yahoo.com भी लिख सकते हैं, rediffmail.com भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब 2 का मतलब फादर को लिखना है, क्योंकि फादर को ही वो लड़का लिख रहा है ईमेल, उसके पापा बिजनेस टूर पर हैं। तो 2 में हमने उसके फादर का नाम रामा जी करके 021@gmail.com कर दिया। तो यहाँ पे भी आप कोई भी नेमिंग वर्ड ले सकते थे और कोई भी संख्या यहाँ लिख करके @yahoo.com भी कर सकते थे, rediffmail.com भी कर सकते थे। अगर CC होता, मतलब कोई दूसरा रिसीवर किसी और को भेजना होता, तो उसका भी ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाता। क्लियर? अब सब्जेक्ट में क्या लिखा है कि बैड रिजल्ट इन फर्स्ट टर्म एग्जाम, तो उस पर एक्सप्लेनेशन सफाई दे रहा है लड़का, तो यही मैंने लिखा है, एक्सप्लेनेशन अबाउट बैड रिजल्ट इन फर्स्ट टर्म एग्जाम। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी मुद्दा। ओके, तो उसके बाद सैल्यूएशन वर्ड, चूंकि पापा को लिख रहा है तो डियर पापा या फादर कर सकते हैं, स्लैश करके दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हैं, डियर पापा या डियर फादर। ओके, अब एक पिता को ईमेल कर रहा है लड़का, तो मुद्दा क्या है आपको समझ में आ गया कि उसका बैड रिजल्ट आया है। तो एक लड़का कैसे लिखेगा इस कॉन्टेक्स्ट में ईमेल, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो ठीक उसी जो मुद्दा है यहाँ पे, उसी से रिलेटेड ये बातें यहाँ पे वो लड़का अपने पापा को लिखेगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सैल्यूएशन हो गया, सैल्यूएशन वर्ड। अब उसके बाद बॉडी ऑफ द ईमेल मैं शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए लड़का क्या कहता है, आई एम सॉरी, मैं बड़ा दुखी हूँ, फॉर द बैड रिजल्ट, उस बैड रिजल्ट के लिए विच आई गॉट, जिसको मैंने प्राप्त किया, इन द फर्स्ट टर्म एग्जाम, फर्स्ट टर्म एग्जाम में। सर्टेनली इट विल गिव, निश्चित रूप से ये देगा, यू, आपको पिताजी, पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट, निश्चित रूप से इससे आपको थोड़ी कष्ट और निराशा होगी पिताजी, बिकॉज आई गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन मैथ एंड साइंस, क्योंकि मैंने मैथ और साइंस में पासिंग मार्क्स ही प्राप्त किया। अर्थात पासिंग मार्क्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, बहुत पुअर मार्क्स भी कर सकते हैं, यानी लोगों की अगर उम्मीदें 90% हैं, 80% है। तो देखिए आप आगे क्या आ रहा है, आई नो, मुझे पता है, ये लड़का लिख रहा है पापा को, आई नो, मुझे पता है, दैट योर ड्रीम इज़ फॉर मी टू बिकम एन इंजीनियर, आपका सपना है मेरे लिए कि मैं इंजीनियर बनूं, बट वेरी फ्रैंकली, लेकिन बहुत खुले मन से, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट कि आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया, एंड ट्राइड, और प्रयास किया, माई बेस्ट, मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, बट आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, लेकिन मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। यू नो, आप जानते हैं, दैट आई प्ले एंड पार्टिसिपेट्स, मैं खेलता भी हूँ और पार्टिसिपेट भी करता हूँ, इन मेनी गेम्स, कई गेम्स में, ऑन बिहाफ ऑफ माई स्कूल, अपने स्कूल की तरफ से कई गेम्स में पार्टिसिपेट भी करता हूँ और खेलता भी हूँ। तो शायद मुझे स्कूल में इसलिए खेलना पड़ता है स्कूल की तरफ से कि मैं अच्छा हूँ। तो क्या आगे लिख रहा है देखिए, आई हैव टू गिव माई टाइम्स फॉर दीज गेम्स, मुझे देना पड़ता है अपने समय को इन गेम्स के लिए भी, एज आई इन्वॉल्व इन सम को कैरिकुलर एक्टिविटीज़, और जैसे कि मैं इन्वॉल्व भी होता हूँ कुछ को कैरिकुलर एक्टिविटीज़, पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटी होती हैं स्टूडेंट, उनको को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो लड़का क्या कर रहा है कि मैं इन्वॉल्व भी होता हूँ सम को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में जो स्कूल में होती हैं, ऑल्सो भी, वहाँ भी इन्वॉल्व होता हूँ, मे बी, हो सकता है। अब वो बता रहा है कि ऑल दीज एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ अफेक्टेड, इन्होंने प्रभावित किया माई रिजल्ट, मेरे परिणाम को, मतलब जो मेरा एग्ज़ाम में रिजल्ट आया, हो सकता है इन एक्टिविटीज़ को, गेम्स को खेलने से ज़्यादा समय इनको मैंने दिया और इससे मेरा रिजल्ट अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। दिस टाइम, इस बार, मतलब इस बार इनकी वजह से मेरा रिजल्ट प्रभावित हुआ। बट ऑन माई टीचर्स सजेशन, लेकिन मैंने अपने टीचर्स के सुझाव पर ही, आई डू ऑल दीज, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, एज दे ऑल से, जैसा कि वे टीचर सभी लोग कहते हैं, दैट कि आई कैन बी ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन, इन फ्यूचर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता हूँ इन फ्यूचर, भविष्य में। अगर आप चाहें तो यहाँ लाइन जोड़ सकते हैं स्टूडेंट।
ओके, अब मैंने पैराग्राफ जैसे यहाँ पे चेंज किया था फिर चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये वो सारी बातें बता गया लड़का। फिर कह रहा है कि दीज आर द रियल फैक्ट्स, ये सारी वास्तविक फैक्ट है मेरे बारे में। आई हैव नॉट कंसील्ड, मैंने कुछ छिपाया नहीं है, एनीथिंग, कुछ भी मैंने छिपाया नहीं फादर। बिलीव मी, मेरा विश्वास करें। आई एम सीरियस, मैं अब एकदम बिल्कुल सीरियस हूँ। अबाउट माई नेक्स्ट एग्ज़ाम, अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर के, अगला जो एग्ज़ाम आएगा उसके बारे में लेकर पापा मैं बहुत सीरियस हूँ। एंड आई विल डू, और मैं करूँगा माई बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रयास। एंड गेट गुड रिजल्ट, और अच्छे परिणाम प्राप्त करूँगा। से माई नमस्ते, मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा टू ऑल देयर, वहाँ पे जो भी लोग हों, अर्थात घर पे उसके फादर हैं या फिर टूर पे गए हैं तो हो सकता है टूर पे उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर भी हों, तो शायद बोल रहा है कि मेरा नमस्ते कहिएगा वहाँ पे सभी को। एंड कंसीडर दिस मैटर काइंडली, और इस मैटर को बहुत ही काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्ण तरीके से आप कंसीडर करिएगा, मतलब सोचिएगा मेरे बारे में। एंड फॉरगिव मी, और हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। विथ लव, प्रेम भरे स्नेह के साथ, योर्स अफेक्शनेटली, आपका स्नेह पाने वाला आपका प्रिय बेटा अनूप सिन्हा। तो देखिए अफेक्शन मतलब होता है लगाव, स्नेह, ठीक है। तो यहाँ पे अनूप सिन्हा मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे नेम नहीं आया है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर आप यहाँ पे जो योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ट्रूली जो लिखते हैं, योर लविंग सन भी लिख सकते थे, तो यहाँ XYZ या ABC भी लोग लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो इस कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ ईमेल था जो कि आप समझ गए। तो फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार कि फ्रॉम लिखा जाता है सबसे पहले, यानी जो राइटर या सेंडर है उसका ईमेल एड्रेस, यानी जो भेज रहा है, तो कौन भेज रहा है, लड़का, उसका ईमेल आईडी है यहाँ पे। टू का मतलब रिसीवर्स ईमेल एड्रेस, यानी जिसको प्राप्त होगा, अर्थात जिसको हम भेज रहे हैं। और इसके बाद कभी कभी स्टूडेंट CC भी आता है, मैंने बता दिया है आपको, किसी किसी किताब में आपको देखने को मिल सकता है, तो घबराएं नहीं। CC का मतलब होता है कि इसी ईमेल को, जो ये पूरा है, मान लीजिए किसी दूसरे रिसीवर को भेजना हुआ तो अदर रिसीवर्स का ईमेल एड्रेस यहाँ आ जाएगा। यहाँ CC लिखेंगे, फिर कॉलम लिखेंगे, फिर उसका ईमेल एड्रेस भी यहाँ डाल देंगे, तो उसको भी ये भेजा जा सकता है। फिर सब्जेक्ट में जो मुद्दा होगा 3 to 5 वर्ड 6 वर्ड में आप यहाँ पे ये मुद्दा लिख देंगे, और ये मुद्दा हमेशा क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। ओके, उसके बाद सैल्वेशन वर्ड में यहाँ पे डियर अंकल, डियर फादर, डियर आंट, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ये इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग में लिखेंगे। और अगर फॉर्मल ईमेल राइटिंग है जैसे, तो वहाँ रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके का वाक्य यूज करते हैं। और फिर उसके बाद ये बॉडी ऑफ द लेटर में 1 2 3 4 पैराग्राफ्स लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में हम लगभग इंट्रोडक्शन और पर्पस ऑफ द ईमेल राइटिंग लिखेंगे, और लास्ट के जो 2 3 4 5 लाइन के जो हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम कंक्लूजन दिखा देंगे जो 2 से 5 सेंटेंस के बीच में होना चाहिए। फिर उसके बाद क्लोजर में ये योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और फिर अनूप सिन्हा चूँकि यहाँ लिखा है, अगर हम चाहें तो यहाँ कोई भी नाम न लिख करके XYZ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में नाम अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये ईमेल राइटिंग आप समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही एक ईमेल राइटिंग अपने मन से किसी टेक्स्ट बुक से या रेफरेंस बुक में जो अवेलेबल होगी देख करके आप लिखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।